15 अक्टूबर 2018 को एक कैब ड्राइवर मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल कर कहता है कि मलाड में उसको एक संदिग्ध सूटकेस मिला है। वो सूटकेस उसी शख्स का बता रहा था जो कि कुछ समय पहले उसकी कैब बुक करके आया था। वो लड़का आसपास मौजूद नहीं था, बस सूटकेस वहाँ पर मिलता है। पुलिस कंट्रोल रूम ने ये सूचना अपने नज़दीक के बांगुर नगर पुलिस स्टेशन को दी, जिसके एसएचओ विजय वाले तत्काल मौके पर पहुंचते हैं। कैब ड्राइवर पहले से ही वहां पर मिले सूटकेस के पास भीड़ को इकट्ठी कर चुका था। जैसे ही पुलिस टीम ने सूटकेस खोला तो उसके अंदर का मंजर देखकर हर कोई दहल उठता है। उस सूटकेस में एक नौजवान लड़की की लाश मिलती है। सूटकेस खून से सना हुआ था। लड़की का शरीर ठंडा पड़ चुका था, लेकिन खून ताज़ा था। सूटकेस में एक रस्सी भी पड़ी थी और लग रहा था कि उसी रस्सी से लड़की का गला घोंटा गया था। जब जांच की जाती है तो पता चलता है कि वो लाश मुंबई में रहने वाली एक मशहूर मॉडल मानसी दीक्षित की थी, जो कि क्राइम पेट्रोल समेत कई छोटे मोटे टीवी शोज़ में नज़र आ चुकी थी। पुलिस वाले लाश को अपने कब्जे में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। लाश के साथ मिला सूटकेस और रस्सी को भी पुलिस वाले अपने कब्जे में ले लेते हैं। पुलिस ने उस कैब ड्राइवर को पूछताछ के लिए थाने बुलाया, जिसने कि सबसे पहले लाश को देखा था और लाश मिलने की सूचना पुलिस को दी थी। कैब ड्राइवर से पूछताछ की जाती है तो वो पुलिस को बताता है कि 15 अक्टूबर की दोपहर को उसके पास अंधेरी इलाके के मिल्लत नगर से सांता क्रूज़ एयरपोर्ट जाने के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग आई थी। वो उस इलाके के पास ही था, तो इसलिए बुकिंग को वो एक्सेप्ट कर लेता है और कुछ ही देर बाद पिकअप जो है वो लोकेशन पर पहुंचती है। तो वहां पर वो कैब ड्राइवर देखता है कि एक 19 साल का लड़का एक बड़ा सा सूटकेस हाथ में पकड़कर उसका इंतज़ार कर रहा था। लड़का ड्राइवर को कहता है कि कार की डिक्की खोलो, मुझे अपना सामान तुम्हारी डिक्की में रखना है। ड्राइवर डिक्की खोलता है और वो लड़का बड़ी मुश्किल से अपना भारी भरकम सूटकेस जो है वो डिक्की में रखता है। कुछ देर बाद सूटकेस रखकर वो लड़का कार में बैठ जाता है और कैब सांता क्रूज़ एयरपोर्ट की तरफ चलने लगती है। कार थोड़ी दूर ही गई थी कि लड़का ड्राइवर से कहता है कि वो अब एयरपोर्ट नहीं जाएगा बल्कि जोगेश्वरी में जाएगा। ड्राइवर गाड़ी को जोगेश्वरी की तरफ मोड़ लेता है। लड़के के हाव भाव जो हैं वो थोड़े अजीब से थे। लड़का घबराया हुआ लग रहा था और बातें करते हुए वो हिचकिचा रहा था। जोगेश्वरी इलाका जैसे ही पास आता है वो लड़का बार बार खिड़की से बाहर देख रहा था। सड़क के आसपास की जगह को वो नोटिस कर रहा था, मानो जैसे ऐसे लग रहा था कि वो कुछ वहाँ पर ढूंढ रहा हो। थोड़ी देर बाद जोगेश्वरी में इधर उधर चक्कर कटवाने के बाद लड़का ड्राइवर से कहता है कि अब गोरेगांव चलो। कैब ड्राइवर उसको लेकर गोरेगांव पहुँच जाता है। लड़के ने फिर उसको मलाड चलने के लिए कहा। इस बार कैब ड्राइवर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, लेकिन कैब ड्राइवर उसको कुछ नहीं कहता क्योंकि उसका तो काम था। दूसरा उसका जो किराया है वो बढ़ रहा था, इसलिए वो चुप रहता है और मन ही मन गुस्सा आने के बावजूद भी लड़के को कुछ नहीं कहता। जैसे ही मलाड का इलाका आता है वो लड़का लगातार बार बार सड़क के आसपास देख रहा था। मलाड के इलाके में पहुंचते ही लड़का कार को रुकवा देता है। ड्राइवर को बीच रास्ते में ही उतरने के लिए बोल देता है। आसपास कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली सड़कें थी, झाड़ियाँ थी। लड़का पेमेंट करता है और उसी सुनसान जगह पर उतरने के लिए ड्राइवर को बोलता है। ड्राइवर लड़के को वहीं पर उतार देता है। लड़का ड्राइवर को अपनी सफाई देनी शुरू कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर अपने एक दोस्त का इंतज़ार करूँगा और उसके बाद हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। और उसके बाद लड़का जो है वो ड्राइवर को डिक्की खोलने के लिए कहता है। ड्राइवर गाड़ी की डिक्की खोल देता है। बैग काफ़ी भारी था। लड़के से बैग को बाहर निकालने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन लड़का बड़ी मुश्किल से उस बैग को बाहर निकाल ही देता है। वो ड्राइवर को अपनी मदद के लिए नहीं बुलाता। ड्राइवर को बड़ा अजीब लगता है क्योंकि बैग बहुत भारी था और लड़का उसको मदद के लिए नहीं बुलाता बल्कि खुद ही मुश्किल से उसको डिक्की से बाहर निकालता है। ड्राइवर को उससे कुछ भी लेना देना नहीं था। वो अपने पैसे लेता है और वहाँ से चला जाता है। ड्राइवर इस बात में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता
और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अभी ड्राइवर थोड़ी दूर ही गया था, तकरीबन 2-3 किलोमीटर चलने के बाद ही उसके दिमाग में अजीब से सवाल आने लगते हैं कि आखिर वो लड़का सुनसान इलाके में अकेले क्यों उतरा था। सारे शहर का तो उसने चक्कर कटवाया और जहाँ पर वो उतरा वो सुनसान इलाका था और उसी जगह पर वो क्यों उतरा। शक होने पर ड्राइवर जो है वो गाड़ी को तुरंत वापस घुमा लेता है। अपने दिमाग में चल रहे सवालों के जवाब जानने के लिए वो दोबारा से उसी लोकेशन पर पहुंचता है जहां पर कि उसने लड़के को उतारा था। ड्राइवर देखता है कि वो लड़का वहां पर नहीं था। वो चारों तरफ नज़रें घुमाता है तो देखता है कि सूटकेस झाड़ियों के पास पड़ा हुआ था, लेकिन लड़का वहां पर नहीं था। ड्राइवर को कुछ ना कुछ संदिग्ध लगने लगता है। वो उसी समय पुलिस को कॉल करता है और आसपास के लोगों को भी वहां पर इकट्ठा कर देता है। पुलिस अब जल्द से जल्द वहां पर पहुंचती है और बैग को खोलते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। बैग के अंदर देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। पुलिस वाले कैब ड्राइवर से पूछते हैं कि तुमने उस लड़के को कहाँ से पिक किया था जो कि ये सूटकेस छोड़कर गया है। पुलिस वाले जल्द से जल्द कातिल तक पहुंचना चाहते थे। कैब ड्राइवर ओला ऐप की मदद से पुलिस को उसी जगह पर लेकर जाता है जहां से कि उसने लड़के को अपनी गाड़ी में बिठाया था। पुलिस वाले अंधेरी स्थित उस लड़के के घर में रेड मारते हैं तो लड़का फर्श पर बिखरा हुआ खून साफ करता हुआ मिलता है। फर्श पर खून के निशान थे। पुलिस ने तुरंत लड़के को हिरासत में ले लिया और सारे घर को सील कर दिया। लाश मिलने के महज 5 घंटे के अंदर अंदर ही वो लड़का पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो अपना नाम इब्राहिम सईद बताता है, जो कि उस समय महज 19 साल का था। लड़के से जब पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि जिस लड़की की लाश पुलिस ने बरामद की है, दरअसल वो एक पॉपुलर मॉडल और एक्ट्रेस मानसी दीक्षित की है, जिसका कि उस लड़के ने कत्ल कर दिया था। पुलिस वाले उसके मुंह से ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं और पुलिस वाले फ़ौरन से मानसी दीक्षित की फैमिली से संपर्क करते हैं। अब ये खबर टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर फैलने लगी थी और ये खबर मानसी के परिवार वालों तक भी पहुंच जाती है, जिनकी बेटी मुंबई में अपने सपने पूरे करने के लिए गई थी। मानसी दीक्षित के पिता ऋषि दीक्षित रेलवे के कर्मचारी थे। उनकी मौत हो गई थी और उनकी मौत के बाद मानसी की बड़ी बहन दीक्षा को उनकी जगह पर नौकरी मिल गई थी। बचपन से ही मानसी हीरोइन बनने का सपना देखती थी। माँ जो है वो ब्यूटी पार्लर का काम करती थी। वो भी बचपन से ही मानसी को उसका सपना पूरा करने की ट्रेनिंग दिया करती थी। साल 2015 में मानसी ने मिस कोटा ब्यूटी प्रेजेंटेशन में हिस्सा लिया और जीत हासिल की थी। इसी जीत की बदौलत उन्हें कोटा में कई मॉडलिंग के ऑफ़र मिलते हैं और उसके बाद वो अपने कुछ जानकारों की मदद से मुंबई आ जाती है। यहाँ पर कि वो अपना घर का खर्चा चलाने के लिए एक छोटी मोटी नौकरी करती थी और साथ ही साथ वो मॉडलिंग के क्षेत्र में भी हाथ आजमा रही थी। मानसी को क्राइम पेट्रोल और इसके जैसे कई टीवी शोज़ में छोटे मोटे रोल मिलने लगे थे। उसके परिवार वाले बेहद खुश थे। मानसी मुंबई के शास्त्री नगर में एक किराए के कमरे में रहती थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर मॉडल मानसी दीक्षित का कत्ल क्यों किया गया था। पुलिस वाले जब उस लड़के से ये पूछताछ करते हैं तो वो बताता है कि हैदराबाद के एक रईस ख़ानदान में उस लड़के का जन्म हुआ था। लड़के के पिता सिराजू हसन सईद मर्चेंट नेवी से रिटायरमेंट लेने के बाद मुंबई आकर बस जाते हैं। जोगेश्वरी में उन्होंने एक फ्लैट खरीदा। आरोपी लड़का जब 5वीं में पढ़ता था तो पिता ने उसको पढ़ाई के लिए हैदराबाद में रहने के लिए उसके नाना नानी के पास भेज दिया था। छुट्टियों में लड़का माँ बाप के पास मुंबई आता जाता रहता था और बाकी के समय पर वो पढ़ाई जो है वो अपने नाना नानी के पास रहकर करता था। आरोपी हैदराबाद में रहते हुए एक दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मानसी दीक्षित की प्रोफाइल देखता है। मानसी उसको पहली नज़र में ही बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है और वो उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और कुछ दिनों के बाद ही मानसी उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद दोनों के बीच चैटिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है।
मानसी को फिल्मी दुनिया से बहुत प्यार था। वो अक्सर लोगों से कई कई घंटे फिल्मी दुनिया के बारे में ही बातें किया करती थी। आरोपी युवक भी उससे फिल्मों और मॉडलिंग से जुड़ी बातें किया करता था। वो उसको कहता था कि वो एक कामयाब एक्टर है और मुंबई में उसके कई लिंक्स हैं। समय के साथ साथ दोनों के बीच गहरी दोस्ती होने लगती है और एक बार आरोपी युवक मानसी से मिलने के लिए मुंबई आ जाता है और वहाँ पर अपने एक दोस्त के साथ वो मानसी से मिलता है। दोनों के बीच काफ़ी देर तक बातचीत होती है और इस तरह से दोनों की दोस्ती और भी पक्की हो जाती है। दोनों की मुलाकातें अब बढ़ने लगी थी। दोनों कैफ़े और रेस्टोरेंट में काफ़ी देर बैठे रहते और वहाँ पर बैठकर दोनों मॉडलिंग और फिल्मों पर लंबी बातचीत किया करते थे। मानसी आरोपी को अपना दोस्त मानती थी, लेकिन आरोपी जो है वो मन ही मन मानसी को चाहने लगा था। उसके इरादे बदलने लगे थे। 15 अक्टूबर को आरोपी की माँ किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए गई हुई थी। वो घर में अकेला था। उसने इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहा। उसने मानसी को कॉल किया और कहा कि वो एक पोर्टफोलियो तैयार करना चाहता है, तो मानसी उसके घर आ जाए। अब मानसी उसकी बातों में आ जाती है और बदकिस्मती से उसके घर में बिना कुछ सोचे समझे चली जाती है। काफ़ी देर तक वो फ़ोटो शूट नहीं करता और वो लड़का इधर उधर की बातें करता रहता है। मानसी लगातार उससे सवाल करती है कि वो फ़ोटो शूट क्यों नहीं कर रहा, तो वो लड़का उसको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। इतना सुनते ही मानसी घबरा जाती है और वो इससे साफ साफ इनकार कर देती है। लड़का मानसी के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। मानसी घर से भागने लगती है और इसी बीच बचाव में वो शोर मचाना शुरू कर देती है। लड़के को वो डांटती है। लड़के को अब लगने लगता है कि मानसी शोर मचा देगी, इसलिए वो एक लकड़ी का टेबल मानसी के सर पर मार देता है। मानसी नीचे गिर जाती है। उसके सर से खून बह रहा था। जो आरोपी युवक है वो उसके साथ दरिंदगी करने लगता है। मानसी बेहोश थी और वो मानसी का रेप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो उसका रेप कर पाता, मानसी होश में आ जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। लड़का और भी ज़्यादा घबरा जाता है और जूते की लेस से मानसी का गला घोंटकर उसको मौत के घाट उतार देता है। मानसी के मरने के बाद वो लड़का घबरा जाता है। उसकी माँ कुछ देर बाद घर लौटने वाली थी। लड़का घबरा रहा था क्योंकि उसको पता था कि माँ जब घर वापस आ जाएगी तो उसकी जो करतूत है उससे पर्दा उठ जाएगा और वो अब लाश को ठिकाने लगाना चाहता था। इसके लिए उसने घर में पड़ा हुआ एक बड़ा सा सूटकेस लिया और उसके अंदर लड़की की लाश को भर दिया और अब उसको किसी सुनसान इलाके में ठिकाने लगाने के लिए वो कैब को बुक करता है। उसी कैब में बैठकर वो मलाड जाता है, जहाँ पर कि वो झाड़ियों में सूटकेस को फेंक देता है और वापस दूसरा ऑटो लेकर वापस घर आ जाता है। और उसके बाद वो फर्श पर मानसी का खून साफ़ कर रहा था। अभी वो खून साफ़ कर ही रहा था कि पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। आरोपी युवक को गिरफ़्तार कर लिया जाता है और कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश होने के बाद आरोपी युवक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है और मामला जो है वो अभी कोर्ट में विचाराधीन है। लड़का और उसके माता पिता उसको ज़मानत दिलवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल उसको ज़मानत नहीं मिली है और अभी तक उसको सज़ा का ऐलान भी नहीं हुआ है। तारीखें पड़ रही हैं और हो सकता है कि वो लड़का ज़मानत लेकर आराम से छूट जाए और उसके बाद मुकदमा चलता रहे। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश को कुछ सख्त कानूनों की ज़रूरत है ताकि अपराधियों के मन में डर पैदा हो सके। उनको लगे कि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके मन में ये धारणा बैठ जाए कि हम चाहे जो मर्ज़ी कर लें, हमें ज़मानत तो मिल ही जाएगी और केस चलता रहेगा। दरअसल दोस्तों, आरोपी जिसने कि ऐसे घिनौने काम किए हों उनको ज़मानत मिलनी ही नहीं चाहिए और फ़ौरन से फ़ौरन ही उनको फांसी या आजीवन कारावास की सज़ा होनी चाहिए ताकि बाकी के लोगों के मन में भी खौफ पैदा हो सके। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।